वक्फ में क्या बदलाव हो? बदलाव हो तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? क्या गरीब मुसलमानों की चिंता करना एक बड़ा गुनाह है? क्या वक्फ की संपत्तियों की धांधलियों को रोकना एक गलत कदम है? क्या ऐसा बदलाव जिससे न्याय पुख्ता होता हो गलत है? अगर नहीं है तो जो संसद में बहस चल रही है उसके बाद जो एक नया कानून बनने वाला है, जो संशोधन के साथ जो जिसमें जेपीसी बैठी, जिसमें संशोधन के लिए अलग अलग दलों से प्रस्ताव आए, उस पर जब बहस होती है तो हम पार्टियां को जब देखते हैं कि वोट बैंक के लिहाज से बयान आने शुरू हो जाते हैं। संसद में भी यही हो रहा है। कोई कह रहा है कि सेकुलरिज्म की नई परिभाषा, कोई कह रहा है हरी टोपी पहन के क्यों आ गए, कोई कह रहा है कि आप इस ड्रेस में क्यों आए, क्या कोई उनको याद कर रहा है बाला साहब ठाकरे को कि अगर उनके दिन होते तो क्या आज उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो इस तरह के बिल के खिलाफ बात करती। इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूरे साथी हैं, शैलेंद्र जी हैं, वक्ता जी हैं, भास्कर जी हैं, निवेता जी हैं और पीछे रूबी जी हैं जो आएंगी वो रिसर्च करने के बाद आएंगे। क्या हो रहा है शैलेंद्र जी, ये जो पूरी बहस चल रही है, क्या लग रहा है आपको कि जो कश्मीर में हमने बड़ा बदलाव देखा, 3 तलाक के बाद बड़ा बदलाव देखा, एक ऐसा ही बदलाव वक्फ के लिए हो रहा है? देखिए, ये ह्यूमन नेचर है। किसी भी समाज के लिए बदलाव बड़ा मुश्किल काम होता है। यथास्थिति में बने रहना आसान होता है, खास करके उस परिस्थिति में तो और ज़्यादा जब हम कुछ सुविधाओं का लाभ ले रहे हों। तो इससे पहले हमने देखा है जब ट्रिपल तलाक की बात आई तब भी ऐसा ही विरोध हुआ। हम शुरू से पढ़ते रहे हैं, जब हमारे यहाँ सती प्रथा का विरोध हुआ, रोक लगी, तब भी विरोध हुआ। तो जब भी कोई सकारात्मक बदलाव के लिए जब कोई कदम उठाया जाता है तो उसका प्रतिरोध होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यही हो रहा है। अच्छा, प्रतिरोध में कौन सा वर्ग आगे होता है, लीड कौन कर रहा होता है? जो उस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहा होता है। वक्फ कानून के साथ ही ऐसा ही है। एक तबका है जो इसकी संपत्तियों पर कुंडली मार के बैठा है, उसके पूरे फायदे ले रहा है और उसका जो फायदा जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए, सरकार कह रही है कि हम पहुंचाएंगे, जो अब तक नहीं पहुंच रहा है। तो असल खलबली इसके लिए। मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड बने उसमें पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी, उसमें बोहरा समाज के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। तो किया कौन? वही तबका जो बात शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि जो एक तबका है जो सशक्त है, जो शक्तिशाली है, जो डोमिनेट कर सकता है, उसी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक भ्रम रचा और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अगर कानून हुआ तो अल्लाह की ज़मीन जो है वो बढ़ जाएगी, उसमें दखल बढ़ जाएगा। क्या वक्ता आप ये समझती हैं कि महिलाओं को लेकर जो इस नए संशोधन में कहा गया है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, 2 महिला सदस्य होनी चाहिए, उसके बाद उनके हित के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनमें उनका भी से होना चाहिए, ये गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है और ऐसा कहा भी गया है। देखिए, आज बिल पर चर्चा हो रही है, दोनों तरफ से चर्चा हो रही है, पक्ष और विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े नेता इस बात को उठा रहे हैं और इस पर अपनी अपनी चर्चा के दौरान प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और साफ तौर पर जैसा कि अभी पशुपति सर ने कहा कि मुसलमान जिस तरह से बोला गया है कि सदस्य जो रहने चाहिए, वक्फ बोर्ड का जो संशोधन किया जा रहा है उसमें 10 मुस्लिम सदस्यों के साथ साथ 2 महिलाएं भी रहनी चाहिए, जिससे कि प्रतिनिधित्व आगे बढ़े, जिससे कि जो महिलाओं को लेकर जो चीजें हैं वो आगे बढ़े। लेकिन साफ तौर पर एक बात और सामने इसमें निकल कर आई है कि किरण रिजिजू ने साफ तौर पर वो चीजें बताई कि जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो पहले भी हुई थी। 2013 की भी वो बात कर रहे थे कि अगर इस तरह का संशोधन शायद न किया जाता तो आज जिस पार्लियामेंट बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था, इसे भी संशोधन के बाद ही वापस लिया जा सका। तो तमाम ऐसी बातें उन्होंने सामने रखी जिस पर बहस हुई। लेकिन गौरव गोगोई इस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोनों तरफ से किस तरह के भ्रम को फैलाने की कोशिश की जा रही है ये समझना बहुत जरूरी है। भ्रम कौन फैला रहा है, किस तरह की कौन झूठी बातें कर रहा है, ये जानना जरूरी है। आपसे हम फिर समझेंगे। तेलुगु देशम पार्टी को लेकर कहा जा रहा था कि वो दुविधा में है, वो साथ आएगी नहीं आएगी। अभी जो उनके तेलुगु देशम पार्टी के सांसद हैं कृष्णा प्रसाद कन्नट्टी,
उन्होंने वक्फ बिल पर 15 से 16 मिनट के करीब भाषण दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये संशोधन जरूरी है और हमारी ही पार्टी ने कहा था कि जेपीसी बने और जेपीसी में हमारे संशोधनों को लिया गया। अब आप ये देखिए कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं, उनके सेकुलरिज्म को लेकर कहा जा रहा है कि आप सेकुलर मिजाज नहीं है आपका, उनको नुकसान हो जाएगा। बिहार चुनाव की बात है। निवेदिता, बिहार चैप्टर लगातार आप करती हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, इसके बीच में एक लालू का पुराना बयान भी वायरल है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग डाक बंगला चौराहा का पूरा जमीन कब्जा कर लिया है। तो ये ऐसे लोगों को जब हम राजनीति में देखते हैं, अब तेजस्वी उसका बिल का विरोध करेंगे, आरजेडी विरोध करेगी, कैसे देख रही है उसको? बिल्कुल सर, बीजेपी के जितने भी विपक्षी दल हैं वो इस प्रस्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं है। शुरू से लेकर अभी तक हमने यही देखा है। और नीतीश कुमार जो है बीजेपी का पूरा सहयोग कर रहे हैं, इससे विपक्षी दल को बहुत मिर्ची लग रही है। वो लगातार जो है तरह तरह के बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है भरोसे के लायक नहीं है। अभी भी हम ये दावा करते हैं कि शायद नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ के और हमारी तरफ हो जाए। तो चुनाव को लेकर लगातार लोगों के मन में ये विचार डाले जा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति कि वो किसी के भी तरफ नहीं है, वो हमारे तरफ आ जाए, बीजेपी का साथ ना दे। एक चीज जेडीयू की तरफ से सांसद ललन सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है पारदर्शिता आ रही है और एक जो पाप किया विपक्ष ने, आपको याद होगा कि जब पहला विपक्ष ये मना था वक्फ कानून, उसमें 2013 में अचानक से कई सारे संशोधन किए गए। उसके बाद ये जोड़ दिया गया कि आप जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ये सब तमाम चीजें हैं। क्या अगर एक तुष्टीकरण को लेकर अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो उसका काउंटर जब आप करेंगे तो उसको बहस को आप धर्मनिरपेक्षता और उस तरह के मुद्दों पर ले जाएंगे जहां आप बेसिक न्याय की बात नहीं करेंगे, आप उलझाने की कोशिश करेंगे। सीए एनआरसी के मुद्दे पर जब बात हुई थी तब भी ये पूरी डिबेट चली थी और कहा गया था कि बहुत सारे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। हम आज जब आ रहे थे ऑफिस की तरफ तो एक चर्चा हम लोग सुन रहे थे, उसमें कहा गया कि भाई आप बताएं कि किसकी नागरिकता चली गई, क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों इतना वितंडा खड़ा किया गया। भास्कर, ये जो क्या वक्त को लेकर भी एक फेक नैरेटिव, फेक पॉलिटिक्स, AIMPLB ने कहा कि हम अगर संसद में पास भी हो गया तो आंदोलन करेंगे, क्या होगा? एक और शाहीन बाग दिखेगा या कोई रास्ता निकलेगा? जी, आपकी बात एकदम सही है। मैं जैसे जितना भी सरकार समझा पा रही है इस बिल को और जितना हमने लोगों को समझाया है, तो इस बिल में 4 चीजें मोटी मोटी थी। पहली ये कि 2 महिलाएं शामिल हो जाएंगी, गैर मुस्लिम रहेगा, ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप अपील कर पाएंगे और छोटे मोटे बदलाव जिनका बहुत बड़ा कोई व्यापक असर नहीं पड़ने वाला वक्फ बोर्ड पे। हाँ, लेकिन मुसलमानों की जिंदगी पर जरूर पड़ेगा। लेकिन इसका विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वोट बैंक की सियासत है। अगर हमारे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं तो उसमें 100 से 150 सीटें जो हैं उस पर मुस्लिम वोट प्रभावी है। तो वो 100 से 150 सीटों की जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस बिल का विरोध का मुख्य कारण जो है वो यही है कि उस 100 से 150 सीटों की जो लड़ाई है कि भैया हमको मुस्लिम वोट चाहिए। अब डराने की जरूरत क्या है? वैसे ये क्यों बोलते हैं कि नहीं आपकी जमीनें छिन जाएंगी, आपकी ईदगाहें छिन जाएंगी, आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी? क्या सीए आने के बाद किसी देश में किसी की नागरिकता गई? नहीं गई। तो क्या वक्फ में संशोधन हो जाएगा तो चली जाएगी, मतलब मस्जिदें चली जाएंगी, पहले भी कहा था कि नहीं जाएगी आपकी नागरिकता। आज भी वो इस बिल को लेकर कह रहे हैं कि ये सिर्फ कानून के दायरे में लेकर आया जा रहा है, इसमें किसी भी धार्मिक व्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आपकी मस्जिदों के अंदर हम कोई बदलाव करेंगे कि आपको उससे कोई दिक्कत परेशानी हो। यही सीए आने के बाद भी देश में कुछ नहीं हुआ, नागरिकता गई, और वक्फ संशोधन होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। सीए आया तो घुसपैठिए भागेंगे, वक्फ आया तो पसमानदा या गरीब मुसलमान या आगा खाना या बोहरा समाज के जो मुस्लिम है उनको उनका अधिकार मिल पाएगा। शिया वक्फ बोर्ड बन जाता है लेकिन उसके पास अधिकार और जमीन नहीं होते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ही आज तक हर जगह प्रभावी रहा है। तो ये जो लड़ाई है अधिकारों की, मुसलमानों में जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो कट्टरपंथी और ताकतवर बन गए हैं, वो गरीबों को उनका हक दे नहीं रहे। एक ये भास्कर ने बड़ी बात कह दी कि वक्फ बोर्ड का ये जो कानून है ये गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई है।
और उसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, मंत्रालय के पास शिकायतें आ रही थी, सरकार के पास आ रही थी। जब जेपीसी बनी तब भी हजारों लोगों से फीडबैक लिया गया, मीडिया से लिया गया, और तब जाकर एक बात सामने आई कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, पसमानदा मुसलमानों को हक मिलना चाहिए। और ये जो डिबेट आगे बढ़ रही है, पूरे दिन से डिबेट को मॉनिटर कर रही है हमारी साथी रूबी, आप सुबह से सुन रही हैं, डिबेट कहाँ जाती हुई दिख रही है? लगभग सपोर्ट में ही जाएगी। देखिए ये तो कंफर्म है, क्योंकि लल्लन सिंह ने एक और बहुत बड़ी बात कह दी है, जेडीयू से हैं वो, उन्होंने कहा है कि विपक्ष विरोध करना नहीं चाहती है, पर विपक्ष बस इस बेसिस पे विरोध कर रही है क्योंकि वो बीजेपी ला रही है, केंद्र सरकार में बीजेपी है, वो ला रही है, इसलिए विरोध कर रही है। और लल्लन सिंह ने ये भी कहा है कि अगर आपको मोदी जी नहीं पसंद तो आप आंख बंद करके काम करिए, पर बिल का सपोर्ट करिए क्योंकि बिल बहुत सही है। एक चीज कल भी हम चर्चा कर रहे थे तो हमने एक सवाल उठाया था कि ये एक अहम बिल है, कांग्रेस की तरफ से वक्ताओं के चयन में राहुल गांधी क्यों नहीं आते, प्रियंका क्यों नहीं आती? राहुल गांधी के साथ दो दुविधा है। पहली दुविधा तो ये है कि बोल पाएंगे कि नहीं बोल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। दूसरी दुविधा यह है कि फिर मंदिर कैसे जा पाएंगे। अगर बिल का विरोध करेंगे तो वो कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन के जो मंदिर घूमते हैं वो कैसे जा पाएंगे। असल में यह है कि राहुल गांधी, मुझे लगता है कि, और प्रियंका गांधी ये खुला मैसेज नहीं देना, मतलब अपना चेहरा सामने नहीं रखना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सिर्फ मुस्लिम वोट से काम चलना नहीं है। तो उनके लिए दुविधा यही है कि मुस्लिम को भी कैसे खुश रखें और हिंदू भी नाराज न हो। असल में इसलिए वो दोनों बचना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा। दुविधा में दो गए माया मिली न राम, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, उन्होंने अपने कुछ लोगों को बैठा रखा है। इमरान मसूद संसद में बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा होता रहा है। साफ संदेश है कि वक्त क्या कर रहा है, तो वो अब कब्जा हट जाएगा। अब उस कब्जे में जो जो चीजें आएंगी वो किनारे हो जाएंगी। और राहुल गांधी वायनाड से लड़ चुके हैं सर, तो वायनाड से लड़ने के बाद तो कुछ मजबूरियां अपने आप में तब जाहिर है। फिलिस्तीन का झंडा अगर दिखाती हैं प्रियंका जी, तो कुछ संदेश तो वो खुद दे चुके हैं, तो उसमें ये संदेश कहाँ से अलग से दे पाएंगे वो लोग। तो मुझे लगता नहीं कि हंगामे और शोर शराबे के अलावा कुछ होना है 8 घंटे 10 घंटे की बहस में। हाँ, कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, उनको सुनने से वक्त की जो तकनीकी खामियां या जो अच्छाइयां हैं वो संसद की बातें सुनने में समझ में आ रही हैं। अमित शाह जब बोलते हैं कि भैया 1995 में जो बिल आया था, उसके बाद उसमें 2013 में जो बदलाव किए गए, उस बदलाव से हुआ ये कि एक गांव पूरा का पूरा वक्फ ने कहा मेरी संपत्ति है। और तो ये बड़ी चीज थी ना कि आपका पूरा कोई गांव है, मान लीजिए वो 2-3-4 किलोमीटर पे गांव बसा है और वक्फ ने कहा नहीं तो मेरी संपत्ति है। सिर्फ गांव के लिए नहीं कहा, उस गांव में एक 15 साल पुराना मंदिर है, वो मंदिर भी कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी। 15 साल पुराना मंदिर, जिस पर कोर्ट ने बड़ा ऐतराज किया बाद में। तो अब ये सोचिए कि एक अधिकार 2013 में दिया गया, 2014 में सरकार आने वाली थी, सरकार बदलने वाली थी, 2013 में अधिकार दिया गया। ये अधिकार देना और अधिकार हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। वक्त में जो लगातार डिबेट है वो यही डिबेट है कि महिलाओं को अधिकार मिले कि नहीं मिले। आप देख रहे होंगे डिबेट में हमारे यहाँ 50-50 का रेशियो है, अधिकार पूरे दिए गए हैं। ये जो है वक्त अधिकार जब देने की बारी आती है समाज में, चाहे वो आपने देखा होगा हिंदू समाज में जब बदलाव हुए, बेटियों को जब संपत्ति का अधिकार देने की बात हुई, तो जो एक पुराना समाज था उसने रेसिस्ट किया। क्या वही रेसिस्टेंस आज मुस्लिम समुदाय दिखा रहा है? रूबी, मुस्लिम समुदाय तो नहीं, पर मतलब विपक्ष में ही देखा जा रहा है ये। मतलब कुछ विपक्ष पार्टीज ऐसी भी हैं, जैसे टीडीपी सबको लगा था समर्थन नहीं करेगी, पर उसके बाद भी वो समर्थन में बोली है, तो लगता है कि ऐसा है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो हस्तक्षेप दिखाया जा रहा है या फिर ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम की तरफ से इस तरह की जो चीजें निकलकर सामने आई वो खास तौर पर नजर आ रहा है, जैसा कि रूबी ने कहा साफ तौर पे, कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये नजर आ रहा है कि वो नहीं चाहते कि महिलाओं का जो हक है या महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज्यादा बढ़े। और साफ तौर पर जब ये बात उजागर होती है, अब दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही महिलाओं के लिए काम करती रही, नारी सशक्तिकरण के लिए काम करती रही। इस बिल में भी नजर आ रहा है कि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो इसी बात पर विपक्ष बौखला रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि
चर्चा क्या इससे पहले जब वक्फ बोर्ड की बात की गई थी तो क्या उसमें महिलाएं नहीं थी, तो क्या उसमें पहले वो लोग नहीं थे? तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि नारियों का इसमें किसी भी तरह से कोई आगे बढ़ने की बात नजर आए। ये साफ तौर पर कहा विपक्ष ने। निवेदिता के पास जाने से पहले मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं जो मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा है कि क्या वक्फ में 2 से एंट्री हो रही है, फिर 50-50 का मामला भी आ जाएगा कि नहीं भाई कम से कम 50% महिलाएं होंगी, इसमें होनी चाहिए, और क्यों ना हो कम से कम 33% का हक जब सब संस्थाओं में है। पंचायती राज में आप देख रहे हैं जब संसद, देश की संसद कह रही है कि नहीं हम 33% देंगे, बाकी जो प्रोग्रेसिव आप बातें करते हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं महिलाओं का हक बढ़ाना चाहिए, तो ये 2 से क्यों 33% क्यों नहीं? बिल्कुल सर, महिलाओं के लिए जितना कुछ बढ़ाया जाए वो तो उतना अच्छा है, हम उसमें उतना ही खुश हैं। और लेकिन अभी भी महिलाएं इतने में भी बहुत खुश है। महिलाएं जो हैं मतलब लगातार पोस्टर्स लगाती दिख रही हैं, मोदी जी का धन्यवाद करती दिखाई दे रही हैं, तो वो खुश हैं इस प्रस्ताव से, इस चीज से। अब जितनी चीजें बढ़ेंगी वो उतनी ज्यादा खुश होंगी। तो ये वक्फ बिल को लेकर एक बहस चल रही है और इस बहस में मेरे मन में एक एनालिसिस आ रहा है कि अभी जो देश में हालात हैं इसमें हिंदुओं को जाति में तोड़ने की कोशिश हो रही है कि भैया ये यादव जी हैं, ये मुस्लिम हैं, एक बंटवारा हो रहा है, ये पीडीए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो मोदी जी ने क्या उसकी काट निकाली है कि वक्फ बिल लेकर आए, अब मुसलमानों में वो जातियों का बंटवारा हो गया, आगा खाना आ गए, बोहरा आ गए, शिया हो गए, सुन्नी हो गए, महिलाएं अंदर से बाहर आएंगी, दहलीज लांगेंगी। तो ये जो सियासी लड़ाई के तौर पर अगर इसको आप समझेंगे और देखेंगे तो ये बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। विस्फोट जिसे बोलते हैं ना, राजनीतिक विस्फोट जो परिवर्तन करेगा देश की राजनीति में, ऐसा कुछ संकेत भी इससे आता हुआ दिख रहा है। ये जो है हाँ, मैं ये उनकी बात को थोड़ा और मतलब आगे ले जाना चाहूँगा। पूरा का पूरा तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इसका छोटे ही स्तर पे सही वही इम्पैक्ट होगा जो मंडल कमीशन के बाद देश की राजनीति में, देश की राजनीति में जिसका कब्जा था मंडल कमीशन के बाद, वो सारे समीकरण बदल गए। वक्फ बिल के लागू होने के बाद जो इन्होंने कहा, मुस्लिम समाज का वो तबका जो विकास की दौर में मेन स्ट्रीम से बहुत पीछे छूट गया था और बहुत गिने चुने लोगों का कब्जा था, अब ये टूटेगा। अब ये सिस्टम टूटेगा और वो लोग मुख्य धारा में आएंगे। आने वाले दिनों में कोई आश्चर्य नहीं होगा जैसे आज वोट की राजनीति में जो तबका हाशिए पर था मंडल कमीशन के बाद आज आगे आके खड़ा हो गया, ठीक उसी तरह से आश्चर्य नहीं होगा अगर ऐसा वक्फ में भी होता है। वक्फ में भी होता है और जो कुछ गिने चुने लोग हैं जो चेहरा बनकर मुस्लिम राजनीति का घूम रहे हैं, ठेकेदार बन गए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अभी कुछ घंटे यहाँ चलेगी बहस, फिर राज्यसभा में चलेगी बहस, और इस दौरान वो लोग अब ये छटपटा कर सोचते रहेंगे कि अब क्या जाए, कैसे भी ये हाथ से फिसलती रेत को संभाला जाए। लेकिन मुश्किल है। वक्फ बोर्ड पर आपकी क्या राय है, इन संशोधनों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या आप इससे कोई इतर राय रखते हैं? आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें समझने में, आपका मिजाज समझने में हमें मदद मिलेगी, और समझे बगैर कुछ होगा नहीं, बदलाव भी नहीं होगा। और ये वक्फ बोर्ड को लेकर जो पूरी बहस चल रही है उसको एक सार्थक बहस में बदलिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।